पाकिस्तान और आतंक के आकाओं को भी पता चला है कि भारत की असली ताकत क्या है। ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने देखा है, आज अगर कोई भारत पर आंख उठाता है तो भारत घर में घुसकर मारता है। हर बार भारत का जवाब पहले से बड़ा होता है, पहले से ज्यादा निर्णायक होता है। धरा से धमक, समंदर से हुंकार और आसमान से प्रहार। हिंदुस्तान की तरफ जो भी आंख उठाता है उसका एक ही अंजाम होता है, बार बार होता है, हर बार होता है। दुश्मन का संहार होता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही कहा। मौका देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती का था। जगह थी केवड़िया। केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर अलौकिक दृश्य था। झांकियों और परेड में देश की विविधता में एकता, भारतीय संस्कृति, परंपरा और वीरता की झलक नजर आई। सबसे पहला दस्ता सीमा सुरक्षा बल का सुरक्षित सीमाएं देश के कोने कोने से आए सैन्य बलों ने शानदार परेड निकाली। परेड में शामिल सभी टुकड़ियों की अगुवाई महिला ऑफिसर्स ने की। एनएसजी कमांडोज और अन्य सुरक्षा बलों ने अपने अदम्य साहस का प्रदर्शन किया। 26 जनवरी की तरह निकाली गई कई राज्यों की शानदार झांकियों ने मन मोह लिया। यूं लगता था मानो पूरा हिंदुस्तान लौह पुरुष को नमन करने केवड़िया में उतर आया हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की विरासत की अद्भुत झलक के साक्षी बने। चेतिया और सीएन दिगंता गोहिन द्वारा में अब भारत माता फॉर्मेशन हवलदार राजकुमार कोनवार और उनके साथी प्रस्तुत कर रहे हैं भारत। परेड के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। देश की एकता में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को याद किया तो कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। सरदार साहब चाहते थे जैसे उन्होंने बाकी रियासतों का विलय किया, वैसे ही पूरे कश्मीर का विलय हो। लेकिन नेहरू जी ने उनकी वो इच्छा पूरी नहीं होने दी। कश्मीर को अलग संविधान और अलग निशान से बांट दिया गया। साथियों, कश्मीर पर कांग्रेस ने जो गलती की थी उसकी आग में देश दशकों तक जलता रहा। केवड़िया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 40 मिनट तक बोले। कांग्रेस पर इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने मजहबी आधार पर वंदे मातरम के एक हिस्से को हटा दिया। कांग्रेस ने अंग्रेजों से केवल पार्टी और सत्ता ही नहीं पाई, बल्कि कांग्रेस ने गुलामी की मानसिकता को भी आत्मसात कर लिया था। 1905 में जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया,
उसके प्रतिरोध में वंदे मातरम हर देशवासी का स्वर बन गया था। वंदे मातरम देश की एकता और एकजुटता की आवाज बन गया था। अंग्रेजों ने वंदे मातरम बोलने की बात तक बैन लगाने की कोशिश की थी। अंग्रेज इस कोशिश में कभी भी कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए वो काम कांग्रेस ने कर दिया। कांग्रेस ने मजहबी आधार पर वंदे मातरम के एक हिस्से को ही हटा दिया। फिर भी केवड़िया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, देश के जांबाजों की बात की और पाकिस्तान को साफ संदेश दे दिया कि अब गुस्ताखी की तो पड़ोस के आतंकी मुल्क का हिसाब पहले से भी पुख्ता तरीके से होगा। ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने देखा है, आज अगर कोई भारत पर आंख उठाता है तो भारत घर में घुसकर मारता है। ये भारत के दुश्मनों के लिए एक संदेश भी है। ये लौह पुरुष सरदार पटेल का भारत है। ये अपनी सुरक्षा और सम्मान से कभी भी समझौता नहीं करता। प्रधानमंत्री ने जो कहा वही सच्चाई है। यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर के 6 महीने बाद भी पाकिस्तान सिर पर बरसे हिंदुस्तानी बारूद के धुएं से हाँफ रहा है। वैसे पड़ोस के आतंकी मुल्क में खौफ अब कई गुना बढ़ चुका है। जानना चाहते हैं क्यों? तो इन देश के जांबाजों के शौर्य से साक्षात्कार कर लीजिए। हिंद के जवानों के पराक्रम से पाकिस्तानी कांप रहे हैं। ये भांप रहे हैं कि अब की बार आतंकी मुल्क का संपूर्ण संहार हो सकता है। लाहौर से लेकर कराची और इस्लामाबाद तक एक ही बहस है, और यह बहस इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान से लगती सरहद हमारे जवानों की धमक से थर्रा रही है। जैसलमेर के रेगिस्तान से लेकर कच्छ के किनारों तक भारतीय सेना सबसे बड़ा युद्धाभ्यास कर रही है। पाकिस्तानी सीमा के पास भारत का सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास त्रिशूल चल रहा है, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स और नौसेना के 30,000 जवान शामिल हैं। इस युद्धाभ्यास को त्रिशूल नाम दिया गया है। करीब 13 दिनों तक चलने वाली एक्सरसाइज 10 नवंबर तक होगी, और तभी से पाकिस्तानियों का हलक सूख चुका है। बॉर्डर पार यह दहशत यूं ही नहीं है। इस एक्सरसाइज में सेना की तरफ से 20,000 से ज्यादा जवान मैदान में उतरेंगे। मैन बैटल टैंक, होवित्जर तोपे, आर्म्ड हेलीकॉप्टर और कई मिसाइल सिस्टम के साथ दमखम दिख रहा है। हवा में इंडियन एयरफोर्स लीड कर रही है। राफेल और सुखोई 30, MKI जैसे फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स, स्पेशल एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर की उड़ान से आसमान गूंज रहा है। वहीं भारतीय नौसेना ने गुजरात तट पर फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर शिप्स के साथ मोर्चा संभाला है। यानी जल, थल, नभ से दुश्मन पर प्रहार की तैयारी हो रही है, और इसीलिए पाकिस्तान को सिर पर बारूद बरसने का खौफ सता रहा है। पिछले कुछ साल के दौरान पड़ोस के मुल्क में यह खौफ परमानेंट हो चुका है। असल में इसका जिम्मेदार भी जिन्ना का मुल्क ही है, जिसने वजूद में आने के बाद से ही आतंक को अपनी नीति बना लिया, आतंकियों को पाला पोसा। यही वजह है कि हिंदुस्तान हो या ईरान या फिर अफगानिस्तान,
जिन्ना के मुल्क से हर पड़ोसी परेशान है। जिस तरह से पाकिस्तान की करतूतें हैं, उससे एक बात तो साफ है कि अगर अभी भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो आतंकी मुल्क का वजूद मिटना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और अब क्लियर कट में दिखाते हैं आपको एक और स्पेशल रिपोर्ट बैटल ऑफ मोकामा पर, जहां यह सवाल उठ रहा है कि क्या अनंत सिंह और सूरजभान की पुरानी अदावत में दुलार चंद यादव का खून बहा। वाला छीना के घुटिया में मारा के तू गाड़िया चढ़ा के पारा नमा लेला को जी बाऊ सावन सच्चा होता तो सच्चा बिया नमा सच्चा बिया नमा हाथ तो ले जागा हवा। अनंत सिंह के विरोध में सर हम आवाज उठाते आए हैं, उन्हीं का सर हमको परिणाम मिला। लेकिन थोड़े सर के अनंत सिंह है कि हमको दादा को मार दिए तो आवाज बंद हो जाएगा। ये आग की तरह भभकेगा, ये आग की तरह सर जो ज्वाला है, जो पूरा मोकामा के समझिए सर कि यादव की हत्या हुई एक तरह से मानिए तो। पिछले 24 घंटों से बिहार के मोकामा में बवाल है और वहां गैंग वॉर रिटर्न्स और भारी खून खराबे की आशंका गहरा रही है। लोग आशंकित हैं कि मोकामा कहीं फिर से उसी जंगल राज के दौर में ना पहुंच जाए, जब इसकी गलियां गैंग वॉर के खून से रह रहकर लाल हुआ करती थी। तब भी सियासत से उस खौफनाक माहौल को हवा मिलती थी और 2 दशक बाद मोकामा फिर उसी मोड़ पर खड़ा दिख रहा है। और इसकी वजह बनती दिख रही है बिहार में पहले चरण की वोटिंग से ठीक 6 दिन पहले हुई उस बाहुबली की हत्या, जो कभी लालू का करीबी हुआ करता था, जिस पर जंगल राज के दौरान आरजेडी के लिए बैलेट बॉक्स लुटवाने तक का आरोप लगा था। हत्या, अपहरण, फिरौती समेत दर्जनों मुकदमे दर्ज हुए थे। नाम दुलार चंद यादव, उम्र 70 साल, घर तारतर गांव, घोसवरी, इलाका मोकामा टाल। अपनी दबंगई से मोकामा टाल इलाके के यादव वोट बैंक पर पिछले 4 दशकों से दुलार चंद यादव ने तगड़ी पकड़ बना रखी थी। जिस तरफ उनका इशारा होता था, मोकामा टाल के दर्जनों गांव के वोट उधर ही पड़ जाते थे। हर चुनाव में जातिगत समीकरण सेट करने में उनकी बड़ी भूमिका हुई करती थी। लालू से लेकर नीतीश तक सीधी पहुंच रखने वाले दुलार चंद यादव इस बार प्रशांत किशोर की पार्टी के लिए खुलकर प्रचार कर रहे थे। मोकामा से जनसुराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी उर्फ लल्लू मुखिया के लिए खुलकर सियासी फील्डिंग और प्रचार कर रहे थे। 30 अक्टूबर की दोपहर को वो पीयूष प्रियदर्शी के काफिले में ही थे। इलाके के यादव मतदाताओं से इस बार पीयूष प्रियदर्शी को वोट देने की अपील कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक उसी चुनाव प्रचार के दौरान मोकामा टाल के बसावन चक गांव में जेडीयू उम्मीदवार और बाहुबली अनंत सिंह के काफिले से आमना सामना हुआ। दोनों तरफ से शुरू हुई तीखी झड़प देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। इसी दौरान दुलार चंद यादव की मौके पर बेरहमी से हत्या कर दी गई। दुलार चंद यादव के परिवार ने पुलिस एफआईआर में अनंत सिंह, उनके 2 भतीजों कर्मवीर और रणवीर समेत 5 लोगों को हत्या का नामजद बनाया है। आरोप लगाया है कि दुलार चंद यादव को पहले उकसाया गया और जैसे ही वो गाड़ी से नीचे उतरे, उनके पैर में गोली मार दी गई। जमीन पर गिरते ही उन्हें धार से रौंद दिया गया। ऐसे उनका काफिला और ये पीयूष जी का काफिला दोनों आमने सामने हुआ, तो हमारे दादाजी को जो बोल रहे हैं झूठ मूठ के कि मुर्दाबाद मुर्दाबाद, उनका अपराधी मेरा दादा को बोला कि रे रे जबल यारा गोबरवा के जो पहले मछवा कबाड़ जबल यारा जदब्बा के जबल दुलार चनवा के जबल मछवा कबाड़ ले, तो ऐसे किए तो दुलार चंद यादव जी बोले कि के मैया के लाल ही जब मछवा कबाड़ ले मेरे। बाहर निकले तो उतनी में उनका जो कर्मवीर था वो है कि उन पर क्या किया, तुरंत उसको पैर में बोले कि मार पहले पैर में गोरिया ने तो ये भाग जीता आए का वो कहे कि छीनियो लेते हो कि पिस्टन मुआर नजायज राइफल बहुत लेके चलता है मोकामा में। वो हार का बौखलाहट है, पूरा तरीका से हार का डर है।
एक एक जनता से आप पूछिएगा। इस तरह से आप तस्वीरें भी देखिए यहाँ सबसे पहले, और जो जानकारी मिल रही है कि यही वो स्पॉट है जहां पर जो दुलार चंद यादव है उसकी हत्या हुई है। इसी जगह पे गोली उनको मारी गई। और तस्वीर देखिए किस तरह से जो गाड़ियां हैं यहाँ पर तोड़फोड़ यहाँ पर की गई है। गाड़ियों में एक गाड़ी आप सामने देख पा रहे हैं, इसमें तोड़फोड़ हुई है। दूसरी गाड़ी एक पानी के अंदर, आप जो ये नहर देख रहे हैं, इस नहर के अंदर आप देखिए एक गाड़ी यहाँ पर नहर में अंदर है, नहर के अंदर गिराया हुआ है। इस तरफ से पीयूष का काफिला, जो पीयूष प्रियदर्शी है, मोकामा से जनसुराज का कैंडिडेट है, उसका काफिला आ रहा था। और इसी जगह पे, यही जो वो जगह है जहां पर दोनों काफिला आमने सामने होता है। और जो जानकारी दी जा रही है, जो आरोप लग रहे हैं कि उसके बाद ये विवाद शुरू होता है, एक दूसरे पर हमला होता है, ईंट पत्थर से हमले होते हैं, जिसका नतीजा है कि आप देखिए चारों तरफ गाड़ियां जो है वो टूटे हुए हैं। इधर बाहुबली और मोकामा से जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह अलग दावा कर रहे हैं। वो दुलार चंद यादव की हत्या का आरोप मोकामा के बाहुबली सूरजभान सिंह पर लगा रहे हैं, जिनकी पत्नी वीणा इस बार आरजेडी के टिकट पर मोकामा से चुनाव लड़ रही हैं। हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि कासो गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट वो मांग रहा है, तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करने लगे। तभी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी हमारा पाछू रह गया। उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुत हुआ, हम जो 40 गाड़ी आगे थे, अब पंजा कुल अंगड़ी में पहन लेता, रेलवे में कुल रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी। सूरजभान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरजभान का ही खेला है। सूरजभान इस हत्याकांड को लेकर प्रशासन को घेर रहे हैं। इस हत्याकांड की न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह और जनसुराज उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के चुनावी काफिले में हथियार लेकर लोग आखिर कैसे पहुंचे, जबकि चुनाव आयोग ने इस पर नकेल कस रखी। कि इस पर इंक्वायरी बैठाया जाए। मेरे न्यायालय से यह आग्रह होगा कि इस पर रिटायर्ड जज का एक इंक्वायरी बैठाया जाए। उधर सूरजभान की पत्नी वीणा देवी दुलार चंद के बेटे के साथ उस ट्रैक्टर में दिखी जिसमें उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए मोकामा ले जाया जा रहा था। उन्होंने भी अनंत सिंह के आरोपों को झूठा बताया और दावा किया कि हमारे परिवार से दुलार चंद जी की पुरानी नजदीकी है। उनका बेटा हमारे चुनाव प्रचार में जुटा हुआ है। इस हत्या के जरिए अनंत सिंह ने अपनी पुरानी अदावत निकाली है। मोकामा आ गए, थोड़ा देर बैठे, एकदम लग रहा था कि मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है, क्या हो गया। अब उनका परिवार मेरा रिलेशन अलग, एक रिश्ता, पार्टी पॉलिटिक्स वो अलग है, लेकिन इनका रिश्ता मेरे परिवार से अलग है। देखिए उनका बेटा भी खुद साथ में चल रही है। इस हाई प्रोफाइल मर्डर में पुलिस बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रही है। जहां हत्या हुई वहां फॉरेंसिक जांच करवा रही है। इलाके के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। स्पेशल टीम बनाकर जांच शुरू कर दी है ताकि कार्रवाई को लेकर किसी तरह की किरकिरी ना हो। वहीं दुलार चंद यादव के समर्थक आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन पर्दे के पीछे से अनंत सिंह को सपोर्ट कर रहा है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दिलचस्प यह है कि हत्याकांड के 24 घंटे के अंदर अनंत सिंह ने भी पुलिस में काउंटर एफआईआर करवा दिया है। उन्होंने मोकामा से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी उर्फ लल्लू मुखिया समेत 5 लोगों को नामजद किया है। दुलार चंद यादव हत्याकांड के बाद बदले की आशंका से मोकामा में तनाव का माहौल है। पूरा इलाका पुलिस छावनी बना हुआ है। दुलार चंद यादव के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाते वक्त भी पथराव और हंगामे की खबर है। बवाल तब हुआ जब अनंत सिंह के चुनावी कार्यालय के सामने से दुलार चंद यादव समर्थक उनके शव को ट्रैक्टर से लेकर निकले। पुलिस ने वहां तो सिक्योरिटी टाइट रखी और माहौल बिगड़ने से संभाल लिया। दुलार चंद यादव का डेड बॉडी लेकर देखिए जो समर्थक है वो यहाँ पर बाढ़ में पहुंच रहे हैं। तो पंडारक, अभी ये जो जगह देख पा रहे हैं आप, पंडारक है ये, जहाँ पर जो समर्थक है वो शव यात्रा के दौरान यहाँ पर पहुंच रहा है। और यहाँ पर और क्लियर कट में वक्त है इलेक्शन रिपोर्ट का। अब से थोड़ी देर पहले मैं भागलपुर में था, जहां हमने इस बात की पड़ताल की कि स्मार्ट सिटी के दावों और हकीकत के बीच में कितना मेल है।
नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और इस समय मैं बिहार के भागलपुर में हूं, जिसकी पहचान के कई चेहरे रहे हैं। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक अंग प्रदेश की राजधानी भागलपुर, महाभारत के महायोद्धा कर्ण की नगरी भागलपुर और विक्रमशिला के रूप में ज्ञान का वैश्विक केंद्र भागलपुर, आजादी के सिपाही तिलका मांझी के बलिदान की धरती भागलपुर और शानदार क्वालिटी के तसर सिल्क की नगरी भागलपुर। उस हिसाब से भागलपुर की पहचान का अतीत बहुत शानदार रहा है, लेकिन इसके वर्तमान के सामने क्या चुनौतियां हैं, इलेक्शन रिपोर्ट में आज इसकी पड़ताल करेंगे और देखेंगे कि इस बार भागलपुर का मूड क्या है और यहाँ के लोगों की अपने नेताओं से अपेक्षाएं क्या है। चलिए हमारे साथ। जो चुनाव आयोग का ताजा आंकड़ा है वो ये बताता है कि बिहार में जो मतदाता हैं करीब 7 करोड़, उनमें से युवा वोटरों की संख्या मतलब 18 से 29 साल के वोटरों की संख्या करीब करीब 1.25 करोड़ है। और उस लिहाज से अगर देखिए तो ये बहुत बड़ी आबादी है और इनका जो फैसला है, इनकी सोच इस चुनाव के नतीजे पर कितना बड़ा असर डाल सकती है, आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं। और शायद यही वजह है कि इस बार सारी पार्टियां युवाओं को लुभाने के लिए पूरी ताकत से जुटी हुई है। पहले तेजस्वी यादव ने कहा कि हर घर नौकरी देंगे, 3 करोड़ नौकरियां बांटेंगे, सरकारी नौकरी। और आज जो एनडीए का घोषणा पत्र आया है उसमें यह कहा गया है कि 1 करोड़ रोजगार देंगे। तो नौजवानों पे फोकस कितना है, और भी बहुत सारी योजनाओं में नौजवानों को हिस्सा बनाया गया है, भागीदार बनाए जाने की बात कही जा रही है। नौजवान क्या सोचते हैं इस चुनाव को लेकर, उनके लिए कौन सा मुद्दा महत्वपूर्ण है चुनाव में, ये समझना भी जरूरी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मयंक झा हुआ। अच्छा, तो मयंक, इस बार चुनाव में जो नौजवान है उसके मन में सबसे बड़ा मुद्दा क्या चल रहा है? देखिए, सबसे पहली बात है कि विपक्ष पार्टी जो सबसे बड़ा लुभाने का बात की है आपने कि हर घर नौकरी का जो आपने बात किया, तो हर घर नौकरी का बात जो किया वो आप हर घर नौकरी क्या वो अपने पॉकेट से देंगे? उतना ज्यादा रोजगार, उतना ज्यादा जो बजट रहता है क्या बिहार सरकार के पास है? और दूसरी बात कि मतलब उस घर में भी नौकरी दीजिएगा जिस घर का बच्चा शिक्षित नहीं है। अगर उस बच्चे को भी अगर आप दे रहे हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं शिक्षा व्यवस्था फिर से वही दरदर तो स्थिति मतलब में जाया जा रहा है। आप लोग को भरोसा नहीं है कि 3 करोड़ नहीं, हमको लग नहीं रहा है कि इस तरह का बात है, सिर्फ लुभाने की बात चल रही है। और ये जो एनडीए वाले कह रहे हैं कि 1 करोड़ रोजगार देंगे, मतलब नौकरी प्लस और रोजगार। देखिए, पहले भी दिया जाता था, अभी भी दिया जाएगा। अगर बच्चे शिक्षित रहेंगे उनको रोजगार मिलेगा ही। अच्छा, तो लगता है कि ये संभव है, ये हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। क्या भाई, आप क्या सोचते हैं? तो वही सोचते हैं सर। हाँ, कि 3 करोड़ नौकरी नहीं मिल सकता? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अगर 3 करोड़ नौकरी कैसे मिलेगा सर? अगर देख रहे हैं कि ये जैसे हो रहा है सब चीज, आप बोल रहे हैं कि आप नौकरी दे देंगे, तो नौकरी ये पॉसिबल कैसे है? हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, कट ऑफ ज्यादा जा रहा है। आप लोग जनरल्स का सीट दे रहे हैं, आप लोग 35% आरक्षण लड़की लोग को दे रहे हैं, जैसे सब लोग आप लोग कर रहे हैं। इस हिसाब से आप बोल रहे हैं आप सीट हर घर में दे देंगे। हर घर में पॉसिबल नहीं है सर देना। नहीं देना संभव है। नहीं सर। क्या सोचती हैं आप लड़कियों की शिक्षा को लेकर के, उनको रोजगार देने को, नौकरी देने को लेकर के बहुत सारा काम हो रहा है? सर, सबसे पहले तो हम ना किसी पार्टी के समर्थक है ना किसी पार्टी के विरोधी है। जैसा कि अभी बोला गया कि हर घर में नौकरी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बिहार का बजट जो है उस हिसाब से सबको सैलरी नहीं दिया जा सकती। सबको सैलरी देना पॉसिबल ही नहीं है। और जहाँ तक है ये बात लुभाने की बात, सच में कही गई है कि हर घर में नौकरी मिलेगी। और शिक्षा के ऊपर फोकस। आप क्या पढ़ाई करती हैं? पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, पॉलिटिकल, हाँ, बात भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट की तरह कर रही हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि नौजवानों के लिए कौन सा मसला सबसे महत्वपूर्ण है, लग रहा है कि नहीं भाई इस पर बात होनी चाहिए जो नहीं हो रही है? पेपर लीक। तो ये पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर लेकिन इतनी बात नहीं हो रही है। हालांकि तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम नया कानून बनाएंगे इसके लिए। आपको लगता है कि कानून बनाने से काम हो जाएगा? इस पे कानून ठीक है, बोला जाता तो है बहुत कुछ, लेकिन किया नहीं जाता है। किया नहीं जाता है? अगर कानून बनाने की प्रथा, बिहार में एक दहेज प्रथा बहुत बड़ी समस्या। बोला तो कानून तो 1960 में ही बन गया, कितना फॉलो हो रहा है ये सभी को पता है। ये फर्स्ट टाइम जो यूथ है, कहा जा रहा है 14 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं, नौजवान हैं जो कि पहली बार वोट डालेंगे। हम लोग भी पहली बार पहली बार वोट डालेंगे इस बार। और जैसा कि बताया गया कि 3 करोड़ सरकारी नौकरियां देंगे। किसी भी स्तर पे ये संभव नहीं है कि हर एक घर से सरकारी नौकरी उठा के दिया जाए, ना उस लेवल का नौकरी के लिए जगह है। नौकरी छोड़िए, शिक्षा की बात करिए जरा। पहले तो शिक्षा अच्छी होगी तो नौकरी भी हो सकता है कि मिल जाए। शिक्षा व्यवस्था में ही सबसे पहले सुधार होना चाहिए, सुधार होना चाहिए, हो रहा है? नहीं, शिक्षा व्यवस्था में अगर सुधार होता रहे तो नौकरी या रोजगार का दिक्कत ही नहीं होगा। कोई भी नया सरकार हम चूज करते तो हम ये
सोच के चूज करते हैं कि हम वो हमारे लिए बेटर कल की उम्मीद करेंगे। लेकिन हमारे लिए बेटर कल तब ना होगा जबकि हमें एक अच्छा सा एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा, एक अच्छा रोजगार मिलेगा, सबको फायदा होना चाहिए, तभी तो कुछ हम लोग सोचेंगे। रोज तो नई सरकार, ये काम कौन कर सकता है, आपको क्या लगता है? सर सरकार ही ना करेगी सर। कौन सी सरकार, किसकी सरकार? सर जो सरकार बेटर, अभी तो सर कोई सरकार हमको ऐसा लग नहीं रहा है कि एक पक्का लग रहा है, क्योंकि सब तो एक दूसरे को सिर्फ दबाने पे लगे हुए हैं। किशोर आए हैं, वो कह रहे हैं कि हम नौजवानों के मुद्दे को हम सबसे ज्यादा। सर इनके पहले भी बहुत आए थे और बहुत लोग बहुत दावा करके गए हैं। आपने जो बोला प्रशांत किशोर की बात, उनका जो छाप है वो बेग छाप है, और उसने सबसे बड़ी पॉइंट बोला कि हम आएंगे तो सबसे पहले हम दारू चालू करवा देंगे। ये कहीं ना कहीं वो अच्छे नहीं लग रही है, कहीं दारू चला के शिक्षा व्यवस्था पे क्या होगी नौजवान के। और दूसरी बात, आप पहले लोग के साथ बदतमीजी होना स्टार्ट हो जाएगा जब से बिहार में शराब बंद है, ये सभी को पता है। औपचारिक रूप से शराब बंद है, लेकिन वास्तव में सभी को पता है, पीसीएम को भी पता है कि बिहार में दारू चालू है, चल रहा है, ये सभी को पता है। डिलीवरी हो रही है, बिल्कुल हो रही है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि सड़क पे जिस तरह की पहले गुंडागर्दी होती थी, वो थोड़ा वो कम नहीं हुई है। हाँ बिल्कुल, ये सही बात है, वो थोड़ा कम हुई। शराबबंदी रहना चाहिए कि बंद ही रहना चाहिए, बंद रहना चाहिए? हाँ बंद रहना चाहिए। शराबबंदी अगर हट ही जाए तो ज्यादा बढ़िया है, सरकार को डायरेक्ट टैक्स मिलेगा। ऐसे नहीं तो इनडायरेक्टली टैक्स सरकार के ब्लैक मनी में जा रहा है। अच्छा, हाँ। मतलब जो ये गुंडे माफिया हैं वो तस्करी कर रहे हैं और वो कमाई कर रहे हैं। हाँ, सरकार को नहीं मिल रहा नहीं। लेकिन लड़कियां कह रही है कि सब सड़क पे जो है वो गुंडागर्दी और बदतमीजी बढ़ जाएगी। देखिए ये ऐसा जरूरी तो नहीं है, क्योंकि शराब अभी भी मुझे लगता है जो बंदी नहीं हुई थी उससे ज्यादा अभी भी पिया जा रहा है और बिका जा रहा है। अच्छा, जो कहा जा रहा है कि इस बार नौजवानों पे बड़ा फोकस है सारी पार्टियों का, कि हम लोग आएंगे, तेजस्वी कह रहे हैं कि हम आएंगे तो 3 करोड़ नौकरी। तो सब कुछ बोलता तो सब कुछ है, बोलने से कुछ होता है, करिए, करके दिखाइए। जब तक कोई कुछ नहीं बन जाता है वो तब तक बोल रहा होता है, लेकिन बनने के बाद सब कुछ नहीं होता है। लास्ट टाइम में ही सब कुछ होता है, पहले से क्यों नहीं कुछ करते हैं। लास्ट टाइम में तो चुनाव में आके सब लोग बोलते हैं, उसका सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं, सब होता है, लेकिन पहले ही बोल दिया ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन रिजल्ट हम लोग को देखने को कुछ भी नहीं मिलता है। अच्छा, तो ये बताइए कि आप लोग इस बार वोट डालेंगे ना? फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप लोग, हैं? फर्स्ट टाइम वोटर होंगे ना? हाँ, तो ये बताइए कि इस बार जो आप लोग जब वोट डालने जाओगे तो कौन सी बात आपको आपके दिमाग में सबसे टॉप पे रहेगी कि भाई इसलिए वोट कर रहे हैं और इसलिए इसको चुनना है, इसलिए इसको नहीं चुनना है? शिक्षा अच्छा मिले, अच्छा से, इसी वजह से करेंगे। अच्छा, तो ये जो मौजूदा सरकार है, अभी जो सरकार है, इसका कामकाज से खुश हैं आप लोग? हाँ, मतलब पिछले वाले से तो सही ही है। अच्छा, तो पिछले वाले के बारे में कुछ आपको आइडिया है क्या, कैसी सरकार थी? अच्छी तो नहीं थी। नहीं थी। अच्छा। क्योंकि कुछ भी सेफ्टी वेफ्टी तो कुछ था ही नहीं इसमें। तो हम लोग थोड़ा तो सेव कर रहे हैं, उन लोग से तो ज्यादा ही सेव कर रहे हैं। ये जो सरकार के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने महिलाओं के लिए, लड़कियों की शिक्षा और उनको सशक्त बनाने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए बहुत काम किया है, आपको लगता है कि आपको उसका फायदा मिला है? अभी फिलहाल में तो मिल रहा है, और जब मतलब जैसे कि क्या फायदा मिल रहा है? जैसे अभी वो जीविका दीदी वगैरह सबका निकल रहा है। और ये सब, और पहले तो मतलब पहले से क्यों नहीं था, ये लास्ट टाइम में ही क्यों हो रहा है, यही बात है हम लोग। ये लास्ट हो रहा है क्वेश्चन, लास्ट मंथ में ही क्यों? और जैसे स्कॉलरशिप या वो सब तो सही से मिल रहा है। मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, स्कॉलरशिप सही से मिल रहा है। हाँ सही से मिल रहा है। और जब आप लोग स्कूल में थी तो लोग कह रहे थे, लोग बताते हैं कि उस समय साइकिल, स्कूल ड्रेस, सब चीज सही से मिल चुका है, सब कुछ मिला है? तो ये लगता है कि ये सरकार ठीक काम कर रही है? ठीक काम कर रही है। अच्छा, तो बदलाव की जरूरत नहीं है? तेजस्वी कह रहे हैं कि भाई 20 साल हो गया, भाई नौजवान हूँ मैं, तो मुझको मौका दो। 15 साल जो उधर करके रखे तो उसमें क्या बदलाव, तभी नहीं बदलाव करना था। नहीं मिला ना, उसमें भी क्या देखने को मिला? अच्छा, तो वो अब आके ऐसा क्या है, मतलब क्या करेंगे? पहले आप कुछ कीजिए ना, फिर तो बोलेंगे ठीक है, इससे ज्यादा बदलाव करेंगे। 2016 में जब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत देश भर के 100 शहरों को विकसित किए जाने वाली योजना में भागलपुर को शामिल किया गया तो यहाँ के लोगों की उम्मीदें बहुत बढ़ गई थी। आज 9 साल बाद कहने को 19 में से ज्यादातर प्रोजेक्ट पूरे किए जा चुके हैं और ये जो मल्टी लेवल पार्किंग देख रहे हैं ये उसी का हिस्सा है। इसमें 44 कारों और 39 टू व्हीलर की पार्किंग का स्मार्ट इंतजाम है, क्योंकि ये पूरी पार्किंग ऑटोमेटिक है। लेकिन इससे भागलपुर की ट्रैफिक की समस्या कितनी सुधरी है, ये अपने आप में एक सवाल है। रही बात कि पिछले 9 सालों में भागलपुर कितना स्मार्ट हुआ है, तो इस बात की पड़ताल जरा भागलपुर में घूम कर करते हैं। आइए।
स्मार्ट हुआ है आपका शहर 9 साल में? पूरा तो अभी नहीं हुआ, लेकिन हो रहा है। हो रहा है? हो रहा है। जैसे कि क्या क्या बदल गया? यहाँ पर रोड बदल गया, सीसीटीवी कैमरा समूचे रोड में लग गया। अच्छा, आ जाइए आप। ये जो ट्रैफिक है वो भी व्यवस्था सुधरा है। ट्रैफिक व्यवस्था सुधरा है? अच्छा। और सड़क पे लेकिन कीचड़ उचड़ तो सब जगह वैसे ही है। देखिए, वो तो पानी पड़ेगा तो कीचड़ तो पड़ेगा ही। हाँ। पानी नहीं रहेगा तो साफ सुथरा रहेगा ही। अच्छा। सुधरा है। हाँ। लेकिन वैसा नहीं सुधरा है जो कि स्मार्ट सिटी की तरह होना चाहिए। हाँ, लेकिन आपको उम्मीद है कि थोड़ा अगर ऐसे हो ही जाएगा, एकदम हो जाएगा। हो जाएगा। वो नीतीश सरकार रहेंगे तब हो जाएगा। हाँ। दूसरा आएगा तब नहीं होगा। दूसरा आएगा तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। सब पेट भरने में लगता है ना। अच्छा। दूसरा आएगा तब नहीं लगेगा। पहले से बहुत सुधार है। पहले से बहुत सुधार है। आप लोग कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? 20 साल से है। 30 वर्ष हो गया। 30 साल। हाँ। तो 30 साल में अभी आपको लग रहा है कि बदलाव आया है। अच्छा। आप किसी भी रोड में चले जाइए। हाँ। कोई भी रोड उठा के देख लीजिए। हाँ। आपको कहीं भी दिख जाएगा कि स्मार्ट सिटी जैसा कुछ है तो बताइए। अच्छा, ये मल्टी लेवल पार्किंग बन गया। हम क्या बताएं? नहीं। सपोर्टर तो हम भी भाजपा को ही वोट देते हैं, लेकिन आखिर करें क्या भाई साहब, आप भागलपुर के रहने वाले हैं? जी। हैं? जी। तो आपका शहर पिछले 9 साल में कितना स्मार्ट हुआ? कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत आपका शहर आ गया, तो मतलब बदलाव हुआ है उस हिसाब से? स्मार्ट सिटी के तहत तो कोई काम यहाँ धरातल पे दिखाई ही नहीं दे रहा है। अच्छा। हाँ। तो हमने देखा कि किसी ने बताया रास्ते में, मैंने बोर्ड पे भी पढ़ा कि बड़ा सा टाउन हॉल बन गया है, ये मल्टी लेवल पार्किंग बन गई है। जी। तो और क्या बदलाव दिखता है? इसके अलावा कोई बदलाव आपको नहीं दिखेगा। शहर में जो मेन समस्या है, हाँ। जाम की समस्या भी आप देख रहे होंगे, जाम वगैरह लगा रहता है हमेशा। हाँ। इसके ऊपर किसी का कोई ध्यान नहीं है। अच्छा जी। तो मतलब जैसे पहले जाम लगता था कमोबेश अभी भी वैसा ही जाम? हाँ, जाम का स्थिति वही है। अच्छा, मैं देखता हूँ कि अभी फुटपाथ भी ज्यादातर सड़कों पे नहीं के बराबर। जी जी। नहीं कहीं नहीं है। फुटपाथ सिर्फ आपको सैंडिस कंपाउंड के आसपास ही मिलेगा और शहर में आपको कहीं नहीं मिलेगा। कहीं नहीं मिलेगा। जी। तो वोट भाट का क्या माहौल है? किसको वोट दे रहे हैं लोग? वोट तो इस बार जो है परिवर्तन का माहौल है। परिवर्तन का माहौल है? जी। अच्छा, नीतीश जी को वोट नहीं पड़ेगा? नहीं, इस बार युवाओं को है कि कम से कम हमको रोजगार मिलना चाहिए। हाँ। और 17 महीना में जो तेजस्वी जी काम किए हैं, हाँ। उसको देखते हुए जो है लग रहा है कि रोजगार मिलेगा और जो है नौकरियां भी कुछ मिलेगी। तो आप लोग के यहाँ क्या माहौल है? माहौल ठीक है, किसी तरह चल रहा है। अच्छा, तो सरकार किसकी बन रही है? सरकार इस बार देश की सरकार बनेगा। तेजस्वी सरकार बनेगा है? वही अच्छा। बनेगा इस बार। हाँ। ऑटोमेटिक। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ। अच्छा, तो लोग तेजस्वी को वोट दे रहे हैं इस बार खूब? पूरे वोट उसी का है। किस नाम पे, किस बात पे? सरकार जो है तेजस्वी नया युवक है। अब पुराना युवक को पुराना जैसा काम करता है ना। हाँ। वो नया युवक नया ऐसा काम करेगा। अच्छा, भागलपुर के रहने वाले? भागलपुर। अच्छा, तो ये बताइए कि आपका शहर 9 साल में कितना स्मार्ट हुआ? सर देखिए, अगर रियलिटी फैक्ट की बात किया जाए तो यहाँ पर जो है ना, स्मार्ट सिटी के नाम पे सिर्फ रेड लाइट लगाया गया है। अच्छा। जिसको कि स्मार्ट बोलने के लिए लगा दिया गया है। अच्छा। बाकी डेली जाम के समस्या से परेशान है जनता। अच्छा। उसके बाद जाम की समस्या के साथ साथ यहाँ लाइट की व्यवस्था भी उसी तरीके की है कि थोड़ा सा बारिश हो गया, हाँ, तो लाइट गायब है। अच्छा। ठीक है। हाँ। तो अगर बारिश तेज हो गया तो भी लाइट गायब है। तो स्मार्ट सिटी के नाम पे पूरा ठगा गया है। तो मतलब आपके हिसाब से स्मार्ट सिटी मतलब के नाम पे बिहारियों, भागलपुर की जनता को तो ठगा गया। तो इस बार वोट मतलब इसके हिसाब से होगा? वोट तो क्या है यहाँ पर कि आप भी जान रहे हैं, बिहार है, बहुत तरह का समीकरण चलता है, जातिवाद है, डेवलपमेंट है। मगर देखिए, डेवलपमेंट के हिसाब से अगर वोटिंग होता तब तो हमारा बिहार कब का पिछला 35 साल का सब बात कर रहा है। हाँ। तो 20 साल तो हमारे सुशासन बाबू भी रहे हैं। सही बात है। हाँ। तो जब हम पिछले 15 साल का डेवलपमेंट का बात करते हैं तो पिछले 20 साल का डेवलपमेंट में क्या है? हाँ। वही जो पिछले 5 साल में शुरू में किए थे। हाँ। कि रोड बना दिए, बिजली ले आए, ठीक है, वो किए, हमने उसको कंसिडर किया। हाँ। इसी के नाम पे आगे आपको 10 साल भी मिला। हाँ। मगर पिछले 20 साल में आप सिर्फ वही रोड बना दिए, वही बिजली ला दिए। अच्छा। मगर क्या है कि बिहार में ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन नहीं है? है ना, वही बात है। थोड़ा बहुत एक प्रशांत किशोर जी से उम्मीद जगह है, बाकी देखा जाए। तो प्रशांत किशोर जी को वोट पड़ेगा? देखिए, वोट तो पड़ेगा, मगर अभी उस लेवल का यहाँ पर नहीं हो पाया है जन स्वराज का वो कि जीतने वाला। मगर जो पढ़ा लिखा वर्ग है, ये धीरे धीरे सुधार में आ रहा है कि कुछ तो अलग है इनसे। इतनी सी बात है। सदियों से भागलपुर की पहचान में
शिक्षा और शिल्प ताने बाने की तरह रहे हैं। ये अलग बात है कि अब विक्रमशिला विश्वविद्यालय का गौरव भी नहीं बचा और जो सिल्क का उद्योग है वो भी दम तोड़ रहा है। इस तरह के हैंडलूम अब भागलपुर में गिनती के बचे होंगे और जो इसकी जगह पावरलूम लगाए जा रहे हैं उसके सामने भी तमाम चुनौतियां हैं। ऐसे में भागलपुर का जो पूरा टेक्सटाइल उद्योग है वो कितनी मुसीबत से, कितनी चुनौतियों से गुजर रहा है, ये भी समझना एक बार जरूरी है। तो एक दिन में कितना मीटर कपड़ा तैयार कर लेते हैं? लगभग 5 मीटर, 4 से 5 मीटर से। 4 से 5 मीटर। और 1 मीटर का कितना मजदूरी मिलता है? वो सर कपड़े के डिजाइन के अनुसार मिलते हैं मजदूरी। किसी डिजाइन में, किसी चीज में 100 रुपया, किसी में 80, किसी में 60, किसी में 40 भी मिलते हैं। 40 भी? जी सर। यानी कि आप सोचिए कि भाई अगर 4-5 मीटर अगर कपड़े आप दिन भर के तैयार करते हैं और आपको 40 से 100 रुपए के बीच में मिलता है तो यानी कि आपकी मजदूरी मतलब 200 से लेकर 400 के बीच ही हो सकती है। और इतना तो जो दिहाड़ी मजदूर है वो भी कमा लेता है। तो ऐसे में ये जो हस्तकरघा अगर दम तोड़ रहा है तो ये कोई हैरानी की बात नहीं है। तो आजकल काम कैसा है, डिमांड कैसा है? डिमांड बहुत कम हो गया सर। डिमांड बहुत कम हो गया है? तो अभी मैं देख रहा हूँ कि आप ये लिनन पे काम कर रहे हैं, नहीं? ये लिनन के कपड़ा है ना? तो सिल्क पर कम काम हो रहा है आजकल और लिनन बढ़ गया है क्या? ऐसा सर ऑर्डर पर होता है लीलन का भी मेरे पास ऑर्डर, लीलन का लीलन काम कर रहे हैं। हाँ। सिल्क का ऑर्डर आते सिल्क का काम करते हैं। अभी जो काम आगे हम सर वही कर रहे हैं। अच्छा, जैसा डिमांड वैसा काम करना पड़ता है। सही बात है। तो यहाँ चुनाव में माहौल किसका है अभी? चुनाव का माहौल हम तो दिन भर काम करते हैं। चुनाव ज्यादा आइडिया नहीं है उतना, अपना काम से पेट से भरने से उतना। हाँ, उसी से है ना, समय नहीं मिल पाता होगा। हाँ, लेकिन वोट तो देने जाएंगे ना? जी सर, वोट तो देंगे। वोट तो देंगे जी, वोट देंगे। कारोबार कैसा है? कारोबार तो अभी एकदम वहाँ चौपट है। महा चौपट है? हाँ, कुछ नहीं है यहाँ। मतलब तो सिल्क का डिमांड घट गया है कि आपके यहाँ धंधा नहीं आ रहा है? कारोबार यहाँ खत्म है, पता नहीं कहाँ है, खत्म है। तो ये मतलब देखा जाए तो अगर पिछले 10-20 सालों में यहाँ कारोबार बढ़ा है कि घटा है? बहुत घटा, बहुत घट गया। हाँ। तो सिल्क का डिमांड कम हो गया। हाँ। सिल्क का डिमांड कम नहीं हुआ, महंगाई बढ़ गया इसी वजह से। अच्छा, महंगाई बहुत ज्यादा, महंगाई ज्यादा हो गई है इसलिए है? और मजदूरी जो है दिन ब दिन घटा जा रहा है। तो कह रहे हैं कि लोग अब यहाँ इस धंधे में नहीं रह रहे हैं, सब बाहर चले जा रहे हैं काम करने। सारा बाहर जा रहे हैं इस धंधे को, है ना? सब मतलब यहाँ का ये हो गया है, थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग कम हो गया है सारा। जी, डिमांड ही नहीं है। डिमांड ही नहीं है। क्या नाम है आपका? शेखर कुमार लाल। शेखर कुमार लाल। तो सिल्क का कारोबार कैसा चल रहा है? कपड़े का कारोबार भागलपुर में बहुत मंदा बहुत मंदा है। बहुत मंदा। अच्छा, तो सरकार तो कह रही है कि भाई इसको एकदम टेक्सटाइल हब बनाने का हम बना देंगे, लेकिन बन नहीं पा रहा। नहीं बन पा रहा, बिक्री बट्टा ही है, नहीं क्या करेंगे। और क्या माहौल है इलेक्शन वगैरह का इसमें? किसके पक्ष में माहौल? इधर तो बीजेपी है। बीजेपी है इधर भी। क्यों? हाँ, इधर पहले से सब बीजेपी चल रहा बीजेपी। अच्छा, हाँ। तो कोई भी खड़ा हुआ तो बीजेपी को वोट दे। अच्छा, कोई भी चाहे बस वो सब जानता है मोदी जी है। कमल छाप है। अच्छा, अच्छा, तो सब मोदी जी के नाम पे वोट पड़ रहा है? बस मोदी जी के नाम पे। हाँ, मोदी जी के नाम। नीतीश के नाम पे नहीं? हाँ, नीतीश कुमार जी के नाम, बस मोदी जी के नाम से। इस मोहल्ले में आज तक जो भी कोई भी विधायक बना या कुछ भी चुनाव में जो भी जीते गए, जो भी जीते गए, कोई प्रोसेस दिखाई नहीं देता। कोई डेवलपमेंट नहीं। अच्छा। और ना सरकार यहाँ पर बिजली में कुछ कर रही है, ध्यान दे रही है। तो लोग कह रहे हैं कि भागलपुर में तो बिजली अब जाती ही नहीं है। क्यों नहीं जाती है? जाती है। हाँ, जाती है। बिजली का बिल जैसे बुनकर प्रोडक्ट एरिया है, प्रोडक्ट एरिया का तो बिजली बिल एक्चुअली में माफ होना चाहिए। तो वोट किधर, किसके पक्ष में माहौल है इस बार? तो इधर तो बीजेपी का ही माहौल है। तो कह रहे हैं कि भाई इतनी दिक्कत है, कोई आप लोगों को मदद भी नहीं मिल रही। कांग्रेस को भी दे के और जमीन में जाना है क्या? अच्छा, तो जैसे कि इतने साल से सरकार चला रहे थे लोग, 50 साल 56 साल से, जवाहरलाल नेहरू के समय से, तो इंदिरा गांधी ने या राजीव गांधी ने या अभी राहुल ने क्या किया?
मनमोहन सिंह देसाई ने क्या किया? भागलपुर के नाथनगर की गलियों में चलते हुए आपको ये आवाज लगातार सुनाई देती रहेगी। ये पावर लूम की आवाज है और भागलपुर की 200 साल पुरानी सिल्क सिटी की पहचान भले ही कायम है, लेकिन यहाँ सिल्क का कारोबार अब कहने को ही बचा है। हालांकि जब तक यहाँ की गलियों में ये पावर लूम की आवाज ऐसे ही गूंजती रहेगी, तब तक इस शहर को टेक्सटाइल हब बनाने का चुनावी वादा, चुनावी नारा भी जिंदा रहेगा।